Students, now we explain the other part of brain, that corpus callosum. आप जानते हो बच्चों कि हमारे ब्रेन में जो मैं डायग्राम ड्रॉ किया हूँ उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व फाइबर से बने हुए स्ट्रक्चर है, दैट नेम इज कॉर्पस कैलोजम. मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इस स्ट्रक्चर को समझ सको. ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट, यानी ये अगला हिस्सा है और ये इस ब्रेन के पिछले हिस्से की बात कर रहा हूँ. यू नो, इन दिस कॉर्पस कैलोजम इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नर्व फाइबर. इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं और इसमें बहुत सारे थिक नर्व फाइबर होते हैं, मोटे मोटे नर्व फाइबर होते हैं. और मोटे मोटे नर्व फाइबर के मिलने से, थिक नर्व फाइबर के मिलने से फॉर्म कॉर्पस कैलोजम. ये कॉर्पस कैलोजम का फॉर्मेशन होता है. दैट मीन्स दिस कॉर्पस कैलोजम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन ब्रेन. अब देखो, इसमें ये जो पार्ट है इसमें एक वेंट्रिकल पाए जाते हैं, दैट नेम इज फिफ्थ वेंट्रिकल. फिफ्थ वेंट्रिकल. और आप जानते हो इसके ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ दो स्ट्रक्चर होता है और इसको जेनु और इसको फॉर्निक्स कहते हैं और इसके पीछे वाले हिस्से को स्प्लेनियम कहते हैं, स्प्लेनियम. और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यही है कॉर्पस कैलोजम. दिस इज द कॉर्पस कैलोसम. ये जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट में सेरिब्रम है, यानी दिस रीजन इज द सेरिब्रम रीजन. और नीचे वाला रीजन वो डायनसिफ्लॉन का है, डायनसिफेलॉन. और आप जानते हो डायनसिफ्लॉन में सबसे बड़ा एरिया थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस और बैक पार्ट में एपिथैलेमस. आज मुझे इस बात पे डिस्कस करना है कि सर कॉर्पस कैलोजम का क्या रोल है. तो देखो, ये जो आप देख रहे हो ये कॉर्पस कैलोजम थिक नर्व फाइबर से बना होता है और ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा कॉमेंसर है. ह्यूमन ब्रेन के रूप में ये क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद रखना है, दिस कॉर्पस कैलोजम, ये जो कॉर्पस कैलोजम है इज द लार्जेस्ट कॉमेंसर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. इसको संयोजिका हिंदी में बोलते हैं, संयोजिका यानी जोड़ने वाला, दो के बीच में कनेक्शन करने वाला. तो ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट कॉमेंसर, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा कॉमेंसर है, लार्जेस्ट कॉमेंसर. ये कई बार क्वेश्चन बन सके, सबसे बड़ा संयोजिका के रूप में कौन काम करते हैं, सबसे बड़ा कॉमेंसर कौन सा है, तो कॉर्पस कैलोजम. अब देखो, ये ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्रेन में. ये क्या करता है कि सेरिब्रम में हमेशा कोई ना कोई वर्क हो रहा है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, चाहे हम किसी भी कंडीशन में हो. जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी हम कई तरह के सपने देखते रहते हैं और सोने के बाद करीब करीब जो भी सपने हम देखते हैं उस समय भी सेरिब्रम के अंदर में केमिकल का इधर उधर फ्लो होता रहता है और उसी फ्लो में जो भी केमिकल्स आपस में टकराते हैं उसमें अच्छे बुरे अलग अलग तरह के सपने आते हैं. वो एक अलग टॉपिक है, बट मुझे यहाँ देखना है कि जो भी केमिकल्स होते हैं इस हिस्से में और डायनसिफ्लॉन के हिस्से में जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल के फ्लो को इस जगह से बैलेंस किया जा रहा है और ये जगह से केमिकल एंटर होकर के इस जगह पे आते हैं, यानी डायनसिफ्लॉन के अंदर आ सकते हैं. सेम डायनसिफ्लॉन से जो केमिकल्स है वो डायनसिफ्लॉन से निकलकर इस जगह पे जा सकते हैं और इस जगह से होता हुआ यहाँ सेरिब्रम में जा सकते हैं, यानी केमिकल का एक्सचेंज हो रहा है. कौन से केमिकल, तो जो भी ब्रेन में फंक्शनल केमिकल होते हैं उन सब का एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से और किसी दूसरे जगह पे इसका फ्लो होता रहता है और इस फ्लो को बैलेंस करने का काम करता है कॉर्पस कैलोजम. और जब बैलेंस होगा तो हम उसके अनुरूप काम करते हैं. अब मान लो कि इंसानों में जो सोचने की पावर है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इंसान दुनिया के टॉप मोस्ट एनिमल किंगडम के अंदर में आते हैं. लेकिन सपोज करो सोचते 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 ऐसा कुछ केमिकल का फ्लो होना शुरू हो गया जिसको कॉर्पस कैलोजम में कंट्रोल नहीं कर पाया,
तो वो केमिकल डायंसिफ्लॉन के रीजन में आ जाए तो इंसानों में बहुत सारे एक्टिविटीज जो होने नहीं चाहिए वो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते 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 जो हो नहीं रहा है उसके बारे में सोच लिया और बुरा ख्यालों से वो डिप्रेशन में चला गया। कई तरह के एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो इंसान सोचता है वो उसके सामने दिखता भी है। आपने मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा, उसमें मुन्ना भाई जो है गांधी जी के बारे में पढ़ते पढ़ते उसको गांधी जी दिख रहा था। जब वो डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने कहा इट इज अ केमिकल लोचा, दैट मीन्स केमिकल इम्बैलेंस, और केमिकल इम्बैलेंस इसी जगह पे हो रहा है। और अगर इंसानों के साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि उस इंसान को डायन लग गया है। डायन वगैरह जो होता है नजर लगा देता है। तो यहाँ भी वैसे नाम है, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, इसका नाम डायंसिफ्लॉन है। अगर ये बैलेंस में है तो हमारे द्वारा किया गया काम, सोचा गया काम सब नॉर्मल होगा। लेकिन जिस समय इंसान बहुत सारे बातों के लिए अपने आप में दोषी मान लेता है या अपने आप को कमजोर मान लेता है, उसके अंदर में वैसे केमिकल के इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं सेरिब्रम से, और फिर वो अपने आप को कहते हो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, यानी एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, उसको दुनिया से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सभी चीज़ें इंसानों में होते हैं। लेकिन अगर ये कॉर्पस कैलोजम सही रूप से काम करे और फिफ्थ वेंट्रिकल अपने सही जगह पर रहे और केमिकल के जो इम्बैलेंस हुए हैं उसे थोड़ा सा इंसान हंस ले, थोड़ा सा घर के लोगों से अपने प्रॉब्लम को शेयर कर ले, जो भी प्रॉब्लम है, और घर वाले उनको सपोर्ट करें, तो उनको सपोर्ट करके उनके सही रास्ते पे उनको ले आए, तो हो सकता है कि ये जो केमिकल डिसइम्बैलेंस हो गया था वो बहुत जल्द बैलेंस में आ जाए। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि कॉर्पस कैलोजम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दे हैव टू बैलेंस द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, सो ह्यूमन हैव टू एक्टिवेट एंड नॉर्मल पोजीशन, और उसका ब्रेन नॉर्मली वर्क करता है। सेरिब्रम में न जाने कितने तरह के केमिकल्स का इम्बैलेंस सुबह से शाम तक में होते हैं और फिर अगले ही पल वो ठीक भी हो जाता है। हमें छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए, जैसे उसको अभी गिरा रो रहा है, उसको डांटा वो रो रहा है और उसके अगले ही पल वो हंस रहा है, दैट मीन्स उसके केमिकल के इम्बैलेंस नहीं होता है, वो बैलेंस में रहता है। और इंसान अगर लाइफ में इस बैलेंस को बना सकता है तो कौन कर सकता है? कॉर्पस कैलोजम। और ये कॉर्पस कैलोजम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप समझ रहे हो कि फिफ्थ वेंट्रिकल इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिफ्थ वेंट्रिकल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो जेनु एंड फॉर्निक्स, इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन पाए जाते हैं फिफ्थ वेंट्रिकल। तो फिफ्थ वेंट्रिकल जो होते हैं वो जेनु और फॉर्निक्स के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ये आगे वाला पार्ट हो गया। अब बैक पार्ट में आ जाओ। इस जो बैक पार्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पहले लिख चुका हूँ, बैक पार्ट है, और बैक पार्ट में जो स्प्लेनियम है ये ब्रॉड रीजन है, ये फैला हुआ रीजन है यहाँ पर, और स्प्लेनियम के रास्ते केमिकल का कोई भी पासिंग नहीं होगा, ये ब्लॉक कर देता है केमिकल को, और ब्लॉक करने से जो भी केमिकल होते हैं इस रास्ते से पार नहीं हो पाते हैं। तो ब्लॉक द केमिकल फ्रॉम दिस रीजन, सो इस रीजन से केमिकल पास नहीं होगा। तो एक तरह का ये बॉर्डर बन गया, ये सुरक्षित बॉर्डर जिसमें किसी भी तरह के केमिकल्स एंटर या एग्जिट नहीं हो सकते। और ये कॉर्पस कैलोजम जो होते हैं वो सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन के बीच में केमिकल के निश्चित फ्लो से बैलेंस भी कर सकते हैं, और जो भी दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन है उनको भी बना सकते हैं। और एक काम करते हैं, वो जानते हो कि जो सेरिब्रम होते हैं ये दो पार्ट में बने होते हैं, और लेफ्ट सेरिब्रम एंड राइट, तो इसको लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम में डिवाइड किया गया है। और लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इट नेम इज सेरिब्रल, इट नेम इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और स्टूडेंट, दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोजम। तो ये जो होते हैं पार्शियली कनेक्टेड, दिस cerebral hemisphere, the cerebral hemisphere by partially connected this hemisphere by corpus callosum, corpus callosum, यानी कॉर्पस कैलोजम के द्वारा ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर
पार्शियली सूक्ष्म रूप से जुड़े होते हैं और दोनों को कनेक्ट करने में सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, यानी इसका एक फंक्शन हो गया कि केमिकल का बैलेंस करना। यानी अगर मैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शन की बात करता हूँ तो ब्रेन में केमिकल बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करेगा। दूसरा, केमिकल के फ्लो को भी ये बनाएगा जो भी सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन में है। और तीसरा, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा, ये इसका फंक्शन है। और इस फंक्शन के अलावा इसे सबसे बड़ा जो है नर्व फाइबर के बने हुए फॉर्म में सबसे बड़ा कॉमिसर, दिस इज द लार्जेस्ट कॉमिसर कहते हैं ह्यूमन ब्रेन का। तो बच्चों, आपने देखा कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ थिक नर्व फाइबर और इस कारण इसे लार्जेस्ट कॉमिसर कहते हैं। इसके अगले भाग जो फ्रंट पार्ट है इसमें फिफ्थ वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ जेनू और नीचे फॉर्निक्स होता है और दोनों के बीच में फिफ्थ वेंट्रिकल होते हैं। केमिकल इस रास्ते से आ सकता है। और आप एक बात और जानते हो, इसके आगे ऑप्टिक काइज़मा निकले होते हैं जो हाइपोथैलेमस के पार्ट है। और ये कॉर्पस कैलोजम जो होते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके बैक पार्ट को स्प्लेनियम कहते हैं। ये केमिकल का ब्लॉकिंग पॉइंट है, ये केमिकल को इम्बैलेंस फॉर्म में इधर उधर जाने नहीं देगा। और इस प्रकार से हमारे ब्रेन में डायंसिफ्लॉन और सेरिब्रम के मध्य में या उनके मिडिल पार्ट में इस कॉर्पस कैलोजम का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, केमिकल का बैलेंस करते हैं और केमिकल के फ्लो में भी हेल्प करते हैं और अपने को नॉर्मल कंडीशन में बनाए रखने में सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द मिड ब्रेन, मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो इट कॉल्ड द मिड ब्रेन। एंड दिस पार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन डायंसिफ्लॉन and pons varoli. In between Diencephalon and pons varoli found midbrain. And you know, Diencephalon is the part of forebrain and pons varoli is the part of hindbrain. So, in between forebrain and hindbrain found midbrain. Midbrain is very small. Internally they shifted inside brain in between Diencephalon and pons varoli, but it has most important functions like any type of the eye or sound related reflex action control with the help of midbrain, when the muscular movement of the limbic system also controlled by the midbrain, and they have to maintain also different other functions. So, midbrain is most important. This is the anterior part because this is the transverse section of midbrain. This is the anterior part and this is the posterior part. And this anterior part situated cura cerebri. And cura cerebri is the structure of midbrain. And the posterior part of midbrain found optic lobe or colliculi or its name is corpora quadrigemina because the optic lobe, the number of optic lobe is 4. This is round set optic lobe and one optic lobe is upper side and their back part also other optic lobe. So, 2 optic lobe in the upper side and in the lower part 2 optic lobe also present. This is 2 in the upper region and 2 in the lower region. That means this is one optic lobe and just behind it one other optic lobe also present. That is one pair of optic lobe in this side and same this optic lobe and behind this region present other optic lobe. So, one pair of optic lobe in this side. So, 4 optic lobe present in the posterior region. So, 4
optic lobe present in posterior region of the midbrain, so it called corpora quadrigemina. So another name of the optic lobe is corpora quadrigemina or colliculi. Corpora quadrigemina also the common name of optic lobe. This region is the mid region, and you know in the ventricular diagram this structure, the porous like structure, is the iter, or it called cerebral aqueduct, or it called aqueduct of Sylvius. लेकिन जैसे आप जानते हो कि एक बोतल में ऊपर की तरफ छोटा सा पोर है और पूरा बोतल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, सेम ये एक पोर है लेकिन इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ये कैनाल फॉर्म करता है, और दिस कैनाल इज कॉल्ड एज आइटर. और इस कैनाल का ऊपर जो पोर आपको दिख रहा है वो सिर्फ ट्रांसवर्स सेक्शन के कारण दिख रहा है, अदरवाइज ये इस प्रकार से ट्यूब लाइक फॉर्म में इससे होता हुआ आगे की ओर जा रहा है और कैनाल लाइक फॉर्म में है. तो अब पोर तो दिख रहा है, राइट, पोर को भी आप देख रहे हो इसलिए पोर के फॉर्म में कह रहे हो, क्योंकि ये कैनाल तो इसके स्ट्रक्चरल पार्ट से कवर्ड है, ये दिख नहीं रहा है, बट रियल में ये आइटर पोर लाइक दिखता है लेकिन ये कैनाल है, और इसी का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट और एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस. और कल जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें आपने देखा था एनसीईआरटी डायग्राम के फॉर्म में कि जो हिंड ब्रेन है उस रीजन से ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस पास आउट होते हैं कैनाल के फॉर्म में. सो दिस इज द कैनाल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड ऑल्सो एंटर इनटू द हिंड ब्रेन रीजन तक ये जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो ये था छोटा सा स्ट्रक्चर मिड ब्रेन का, जिसमें इसके एंटीरियर पार्ट में पूरा सेरिबरी और इसके पोस्टीरियर पार्ट में ऑप्टिक लोब या इसका नाम कॉलिकुली या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, इसके नंबर 4 हैं, और पूरा सेरिबरी के नंबर 2 हैं दो साइड में, एंटीरियर पोर्शन में ये है. अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन देख लेते हैं कि सर ये क्या काम करता है. तो फंक्शन, तो इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ लिम्स. मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब हाथ और पैर, फोर लिम, हैंड लिम, तो लिम के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा. एंड स्केलेटल मसल्स इन लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल बाय दिस पूरा सेरिबरी, कंट्रोल बाय पूरा सेरिब्री. तो पूरा सेरिब्री की तरह कंट्रोल होता है. जैसे मान लो अभी मैं चल रहा हूँ तो चलते समय मेरे हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हाथ के मूवमेंट और पैर के मूवमेंट ये अपने आप हो रहे हैं, और इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाए रखने का काम पूरा सेरिब्री कर रहा है. बट सम टाइम आर्मी में आपने देखा होगा कि कदम ताल होते हैं वो फिक्स में मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें उसका सेरिब्रम रोल प्ले करता है. सेरिब्रम क्योंकि सोच समझ के कर रहा है, बट इन जनरल हम बिना सोचे समझे जब पैर और हाथ के मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट में पूरा सेरिब्री का सपोर्ट होता है, और पूरा सेरिब्री का ये फंक्शन है कि ये वो स्केलेटल मसल्स जो इस रीजन पे, लिम्बिक रीजन पे हैं, उसको कंट्रोल करना. तो पूरा सेरिब्री इज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लिम्स. एंड ऑप्टिक लोब के आ जाते हैं, फंक्शन की बात करते हैं. तो इन जनरल जो ऑप्टिक लोब है इसके जो फंक्शंस होते हैं वो 2 रीजन्स पे देखने को मिलता है. वन, आई, सपोज इमीडिएट बहुत तेज लाइट हमारे आंखों में आ जाए तो आंखों में जो प्यूपिल होते हैं उसमें रिफ्लेक्स सेक्शन होता है और वो बंद हो जाता है प्यूपिल्स हमारे. तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एक्शन, pupillary reflex action control by optic lobe. ऑप्टिक लोब जो होता है वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा. जैसे रात में हम किसी नेशनल हाईवे गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप पीछे उधर से कोई गाड़ी आ रहा है आगे से और लाइट बहुत तेज आ गया आंखों में, तुरंत आंखों के पुतलियां बंद हो जाती हैं, तो उस समय इस रिफ्लेक्स एक्शन में ये रोल प्ले करता है. और सेकेंड, ईयर, कान में एकॉस्टिक साउंड, बहुत तीव्र साउंड अचानक आ जाए, एकॉस्टिक साउंड
में रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय ऑप्टिक लोब, ये भी ऑप्टिक लोब के द्वारा कंट्रोल होगा। और एकॉस्टिक साउंड का आने पर, बहुत तीव्र साउंड आने पर उसको रिफ्लेक्स एक्शन से कंट्रोल करने का काम ये ऑप्टिक लोब करता है। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन सिचुएटेड इन बिटवीन डायंसिफ्लॉन एंड पोन्स वेरुलाई। मिड ब्रेन is two region according to NCERT diagram and transverse section of midbrain. This is the anterior and this is the posterior. Anterior portion found cura cerebri and posterior portion found optic lobe. Another name of optic lobe is colliculi or corpora quadrigemina because the number of optic lobe is 4, 2 in the upper side and 2 in the lower side, so it called corpora quadrigemina. Its function is to control the movement of limbs and directly skeletal muscles in limb also control with the help of cura cerebri. So normally movement and walking movement is normal. And optic lobe, two region have to function. Eye, the pupillary reflex action controlled by the optic lobe, and ear, acoustic sound reflex action controlled by optic lobe. So this is the part of midbrain, and optic lobe and cura cerebri is part of the midbrain. Students, in the today's session we explain the hindbrain. In the previous lecture we explained the forebrain and midbrain. The last part of the brain is hindbrain, and you know hindbrain is formed with the help of three parts. Hindbrain, it formed with the help of pons varolai, second medulla oblongata, and third is cerebellum. These three parts, a very important part of the brain, and they regulate other functions in our body. And this is the structure of the hindbrain, and it's the longitudinal section of hindbrain. This structure is cerebellum, and this structure is generally, this part include in cerebellum. Cerebellum is slightly round shaped, and when the longitudinal section we cut, then this structure have to express as the inner structure. You know, the outer region of the brain is formed with the help of grey matter. So this complete outer part, not into this part, all this part of the brain, and this region also formed with the help of grey matter. That means grey matter is found outer region of cerebellum. And white matter is present into the inner region of cerebellum. But one difference, one specified form in this cerebellum region. This cerebellum form white matter, a tree-like structure. This is also a tree-like structure, and in between the grey matter, this region have to arises. That means white matter is present into the lower part or inner part, but in this section, when the transverse section or longitudinal section we cut, in that time the tree-like structure is appear, and this tree-like structure is called as arbor vitae. This tree-like structure is called arbor vitae. In Hindi, it called pran vriksh. That means it is most important part and a control
different type of functions in human brain related activity, that is walking, simple thinking, simple speak, and functional activity of other organ also. So this white matter in general other part of the brain totally covered with gray matter, and inner region is the white matter, but in the cerebrum region this part totally outer region is the gray matter, but slight region of the tree like structure it the white matter formation, and this tree like structure formation appear in between gray matter. That part is called arborvitae, and it form with the help of white matter, and this complete structure is called as cerebellum. The outer part is called as cerebellar cortex. This is the outer part, and this outer covering part is called as cerebellar cortex. This is cerebellum, so cerebellar cortex, and inner part is the cerebral medulla, and this region combinedly form the cerebellum. I also explain this part into the another diagrammatic form, but in general this is the complete structure of cerebellum. Now second point is, in this structure when we observe the longitudinal section, then we found this structure is called as pons varolai. Full name is varolai, so it's pons varolai, and lower part or end part of the brain is medulla oblongata. And this region found the fourth ventricle. In the ventricle region, you know, this part also present in the fourth ventricular part, and this region also the fourth ventricular region. And the upper region, the porous structure, this suppose this is the midbrain, this is the midbrain, and this is the hindbrain, and this region found cerebral aqueduct or iter. Really this is porous structure, pore like, but it not only the pore, it present a canal system. Suppose this is the arborvitae and a porous structure present in this region. A porous structure present in this region, and this region create a canal. So this form a canal system or a canal structural part is formed with the help of this cerebral aqueduct, and this canal passes from hind part of the brain. Now we explain one by one. At first we explain pons varolai. Other part we explain second time. Pons varolai. Pons varolai is situated in between midbrain, because this is the midbrain and this is the medulla oblongata. So in between midbrain and medulla oblongata, that it means pons varolai situated in between in between midbrain and medulla oblongata. It's situated in between midbrain and medulla oblongata. This is the part of pons varolai. Pons varolai is solid. It is solid, spherical, and round shape. Spherical and round shape. Two type of nerve fiber present in pons varolai. That pons varolai present two type of nerve fiber. So nerve fiber two type, that is one is called transverse nerve fiber, and other is called longitudinal nerve fiber, Two type of nerve fiber present in pons varolai. Student, suppose this is the structure of the pons varolai,
and this is cerebellum, this is the midbrain, and this is the medulla oblongata. In this region, many transverse nerve are arise, and this nerve enter into cerebellum. Many transverse nerve are arise and enter into cerebellum, and these are situated into the transverse form. So transverse nerve arises from pons varoli and enter into cerebellum. Transverse nerve is nothing the different type of nerve, the structural form of the transverse, so it called the transverse nerve. So transverse nerve arise from pons and enter into cerebellum, enter into cerebellum. Cerebellum region, this transverse nerves are enter. So this nerve is called transverse nerve. Transverse nerve because it present in transverse form, so it called the transverse nerve. Second is longitudinal nerve. Longitudinal nerve present into the cerebrum region and they enter into pons and pons to medulla oblongata. Cerebellum to pons and pons to medulla oblongata. This nerve is called as transverse nerve. Transverse nerve fiber. Transverse nerve fiber. This transverse nerve, sorry, this is the longitudinal nerve fiber, not the transverse. This is the longitudinal because its shape is the longitudinal. This is the longitudinal nerve fiber. This longitudinal nerve fiber arise in cerebrum to medulla oblongata. Cerebrum to medulla oblongata and participate in pons region. So pons region participate the longitudinal nerve, so it called longitudinal nerve fiber is arises from the cerebrum region, but it enter into the pons and pons to longitudinal pons to medulla oblongata. So longitudinal nerve fiber is enter in this region to in this region, but they arises from cerebrum to pons and pons to medulla oblongata. When this nerve arises pons region, then it called the also participate into the pons form. So this pons also form with the help of this type of nerve, and longitudinal nerve is connect between this region. इसका मतलब हुआ कि जो हमारा pons है इसका कनेक्शन इस cerebellum के साथ भी है. यूं कह लो कि cerebrum का कनेक्शन pons के साथ भी है क्योंकि nerve connected है तो कनेक्शन है. And same type, this pons is connected to medulla oblongata, and same medulla oblongata connect to pons. So, according to need, ये इसको हेल्प कर सकता है, ये इसको हेल्प कर सकता है, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, और जब जैसा नीड होगा उस नीड के अकॉर्डिंग इन लोगों के फंक्शन में भी वो हेल्प कर सकता है, ये लोग भी इनके फंक्शन में हेल्प कर सकते हैं, यानी ये पार्ट भी इनके फंक्शन में हेल्प करेंगे. अब बात करते हैं कि सर इस पोन्स का मेन फंक्शन क्या है. तो इस पोन्स का मेन फंक्शन है कंट्रोल द नॉर्मल ब्रीदिंग. इसका मेन फंक्शन है कंट्रोल द नॉर्मल ब्रीदिंग. मैं रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन में जो ब्रीदिंग होता है उस ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है. आप जानते हो ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन का जो टाइम होता है वो होता है 2 सेकंड का इंसानों में, और एक्सपायरेशन का जो टाइम होता है वो टाइम होता है 3 सेकंड का. और इस प्रकार से ये जो टाइमिंग है ये ब्रीदिंग को बताता है और नॉर्मल ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करेगा. सो पोन्स इज कॉल्ड निमोटैक्सिक सेंटर. निमोटैक्सिक सेंटर. तो याद रखना ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि निमोटैक्सिक सेंटर किसे कहते हैं.
तो pons varoli को, that pons varoli is called pneumotaxic center. Another function according to need, they help to medulla oblongata and cerebellum, but this is the main function of pons varoli. Second part is medulla oblongata. Now we explain the medulla oblongata.